उस फोटो में उसको हल्का से एक जगह गोल्डन कलर दिखाई देता है और वो उसको जूम करके देखता है, किसी को कुछ नहीं दिख रहा, वो उसको जूम करके देखता है। तो वो कहता है कि अपने स्टाफ से कि मशीन्स तो इंस्ट्रूमेंट तुम्हारे पास हैं चेक करने के लिए इसके अंदर कितनी डेंसिटी का कॉपर है या गोल्ड है या सिल्वर है, तुम 4 बड़े घन की अरेंजमेंट करो, बड़े हथौड़े, जो बड़ा वाला हथौड़ा होता है उसको घन कहते हैं, 4 बड़े घन या हथौड़े मान लो, उसकी आप जो है रात में ही तैयारी करो। अब स्टाफ में तो गूज़बम्स आ जाते हैं कि सर ने कुछ ना कुछ देख लिया है, इन्हें कुछ पता लग गया है, हथौड़े की तैयारी करो। और सुबह ही 7 बजे हम लोग निकलेंगे, फ़ोन कर दो फैक्ट्री के सुपरवाइज़र को कि हम 7 बजे विजिट के लिए आएंगे अकेले, उस समय कोई भी नहीं होगा। सिक्योरिटी एक्स्ट्रा बुलवाते हैं वो किसी सुपरवाइज़र सिक्योरिटी एजेंसी से। अब इतनी सिक्योरिटी 100 जनों की एकदम से कहाँ से आए, तो बैंक को कोई वो है सिक्योरिटी वाला, कोई एटीएम का, सबकी छुट्टी करा के और डबल पैसे दे के वो आ जाते हैं। अब दोस्तों जब ये सब लोग रात को चले जाते हैं तो कुंवर अपने लैपटॉप पर दिखाया जाएगा कि वो पढ़ रहा है अभी भी कि फैक्ट्री की मशीनरी जब इंस्टॉल हुई थी तो कौन कौन सी मशीनरी थी, उनकी क्या क्या डिटेल थी। तो बस यही दिखाया जाएगा कि कुछ बॉयलर्स वगैरह रखे हुए हैं और वो उसमें डिटेल पढ़ रहा है। सुबह 6 बजे काफिला दोस्तों उनका निकलता है। तो जो बाहर सुपरवाइज़र होता है जो 7 बजे, वो कहता है कि साहब आप अंदर जाके क्या करेंगे, सन 90-91 के बाद किसी ने कोई वहाँ गया भी नहीं है, केवल फोटोग्राफर ने बाहर बाहर से फ़ोटो लिए थे। बोले कोई बात नहीं, लेकिन ये ध्यान रहे ऑनर भी अंदर अलाउ नहीं होगा। ऑनर भी कहता है ठीक है। अब इतने बड़े नाम, जिंदल जी का तो नाम हो चुका है इतना बड़ा। तो दोस्तों जो नया सिक्योरिटी आती है वो एक घेरा बनवाता है फैक्ट्री के अंदर कि कोई इस घेरे को तोड़ के अंदर नहीं आएगा। और कुंवर उस कमरे में जाता है जिसका उसने फ़ोटो रात देखा था। 4 उसके पर्सनल जो मेन स्टाफ हैं वो उसके साथ जाते हैं और वो कमरे को अंदर से कर लेते हैं बंद। और सामान वगैरह हटा के कुंवर कहता है यहाँ पे हथौड़ा बजाओ, ऐसा करो, ये करो। तो वहाँ दोस्तों ज़मीन में बहुत बड़े बड़े ढक्कन लगे हुए हैं। कितने बड़े बड़े? 15-15 फुट चौड़े ढक्कन लगे हुए हैं लोहे के। वो कहता है इनको चेक करो। वो अपनी डेंसिटी वगैरह चेक करते हैं, ढक्कन खोलते हैं। बॉयलर हैं बहुत बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े जैसे चीनी की मिल का, आपने देखा हो चीनी की मिल का बहुत बड़ा बॉयलर होता है, ऐसे बहुत बड़े बड़े बॉयलर हैं गहरे। दोस्तों जैसे ही वो खुलते हैं और उस पर लाइट्स वगैरह डाली जाती हैं, उसको थोड़ा सा स्क्रैच करते हैं तो पता चलता है दोस्तों ऐसे ऐसे 15 बॉयलर लाइन से हैं, क्योंकि फैक्ट्री तो बनाई थी बाबाओं ने और तीसरी जनरेशन जो पोते हैं वो उसको बेच रहे हैं उसके स्क्रैप को। दोस्तों वो पूरे बॉयलर कॉपर के निकलते हैं। तो जो वो रात स्टडी कर रहा था तो कॉपर को हम थोड़ा चमकता हुआ दिखाएंगे जिससे कि ना ऑडियंस को ऐसा लगे कुछ मज़ा आ रहा है, गूज़बम्प जैसा कुछ आ रहा है। अब वो उन बॉयलर्स को बंद कर देते हैं और उस जो बड़ा हॉल है जहाँ 15 बॉयलर लाइन्स हैं उसके दरवाज़ों को इस तरह से बंद कर देते हैं मशीनरी वगैरह लगा के, जिससे कोई और अंदर ना आ पाए। इस स्टाइल में वो लोग 9:45 पे इंस्पेक्शन ऑक्शन हॉल में पहुँचते हैं। सारी जितनी भी 6 इंडस्ट्री हैं आसपास सबको ऑक्शन करते हैं, लेकिन 15 बॉयलर उन्हें मिल चुके हैं। एक बॉयलर 100 करोड़ का, तो 1500 करोड़ तो ऐसे ही आ गए दोस्तों। वही ऑरा उसका, सिक्योरिटी स्टाफ साथ खड़ा है, प्लानर्स वगैरह लैपटॉप हाथ में लेके, लड़कियाँ ऐसे खड़ी होती है ना, ऐसे ऐसे खड़ी होती हैं ऐसे पकड़ के, तो वो इस तरह से वो सब खड़ी हुई हैं पहले उसकी। अब दोस्तों ऑक्शन शुरू होती है। ऑक्शन बहुत बड़ी है, बैंक ऑक्शन कर रहा है। 400 करोड़ से ऑक्शन शुरू होती है। 750 करोड़ पे कुंवर ब्रेक ले लेता है। बहुत सारे छोटे छोटे जो बिजनेसमैन है जो मिलके उसकी ऑक्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक जने में इतनी हिम्मत नहीं है करने की, तो उसको पार्टनरशिप को ऑफर देते हैं, वो मना कर देता है शुक्रिया। फिर वो उनको पता होता है कि कुंवर जो है पैसे ले लेता है हमेशा, तो उसको ऑफर देते हैं कुंवर साहब आप इतने पैसे ले लीजिए। तो एक डायलॉग बोलता है शुक्रिया, लेकिन आप मुझे इस ऑक्शन के प्रॉफिट की कीमत दे नहीं सकते, और लालचंद को मेरे अलावा इसकी कीमत देने की किसी की हैसियत नहीं। यही इतना ही डायलॉग अपने आप में सफिशेंट है कि आप मुझे इस ऑक्शन के प्रॉफिट की कीमत दे नहीं सकते और लालचंद को मेरे अलावा इसकी कीमत देने की अकेले किसी की हैसियत नहीं, इसलिए इस बार मैं अकेले ही बोली लगाऊंगा। दोस्तों जितने भी वहाँ ग्रुप होते हैं छोटे छोटे बिजनेसमैन, वो सब आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और बोली चली जाती है दोस्तों 1250 करोड़ पर। और सबके पसीने छूट रहे हैं कि हम ये बोली इतनी 1250 करोड़ कैसे लाएंगे। तो जब वो उनको देखता है पसीनों में तंग होते हुए, तो वो ब्रेक कहता है ऑक्शनियर को कि ज़रा रुकिए, और सबसे कहता है कि जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाओ, ऐसा ना हो कि मेरे से कंपटीशन लड़ने के चक्कर में आप अपने घर की ज्वेलरी और बाकी सब चीज़ें भी बेच कर इस ऑक्शन की कीमत को पूरा करते रहो। हिम्मत हो तो लगाना, नहीं तो नहीं। खैर दोस्तों वो अपनी अपनी बिड सरेंडर कर देते हैं और 1250 करोड़ में ये सारी 6 इंडस्ट्री का स्क्रैप इसके नाम छुट जाता है। और लास्ट में वो एक डायलॉग होता है कि धन्यवाद जिंदल साहब, आपने हमें समझाया। तो वो एक अपना वही डायलॉग, सब लोग हंसेंगे ऑडियंस कि ये तो आपकी मोहब्बत के लिए मैंने समझाया, फिर कहीं ज़रूरत होगी तो साथ काम करेंगे। अब दोस्तों कितने सारे लोगों को वो अपने साथ जोड़ता जा रहा है उस बदले के लिए कि जहाँ कहीं भी आता है ये तो आपकी मोहब्बत के लिए, और फिर कहीं भी ज़रूरत पड़ी तो साथ काम करेंगे। पोजीशन मिल जाता है दोस्तों साथ के साथ, और उसका कुछ स्टाफ और सिक्योरिटी साथ के साथ वहीं पर रहेगी जब तक वो उस स्क्रैप को बेच नहीं देंगे। मीडिया में न्यूज़ आ जाती है, स्टाफ सेलिब्रेट कर रहा है रात में उसके साथ, गले मिल रहे हैं, फादर से वो बात कर रहा है अकेले में,
फादर से बात मतलब फादर, जैसे फादर तो अब हेवन में है, तो वो उनसे बात कर रहा है कि देखो मैं आपका नाम कितना बढ़ रहा है। रात में ही दीपाली का फ़ोन आता है, कांग्रेट्स करती है उसको, तो वो पूछती है कब आप वापस लौट रहे हैं, तो कह रही है आपसे किया हुआ वादा भी तो निभाना है, आपको अभी अपने घर बुलाना है, क्योंकि उसने कहा था 2 ऑक्शन हो जाने तो फिर मैं आपको अपने घर बुलाऊंगा। तो वो कॉल जो है वो शाइनेस में ख़त्म होती है, क्योंकि उसको शर्म आती है, क्यों कहती है मुझे अभी आपसे किया हुआ वादा भी तो नहीं निभाना है, आपको और आपके फादर को अपने घर बुलाना है। कट। दोस्तों मैं टाइम देख रहा था, ये तो फिर से 1 घंटे की फ़िल्म हो चुकी है अभी तक, और मुझे लग रहा है मैं 20 मिनट अभी और ले लूँगा, क्योंकि लास्ट का अभी रह रहा है। खैर दोस्तों, फ़्लाइट लैंडिंग का सीन दिखाया जाएगा, और वो ब्रोकर को फ़्लाइट से ही फ़ोन करता है कि मुझे ये वाला घर भी ख़रीदना है जिसमें मैं रेंट पे रह रहा हूँ, और एक बड़ा घर भी लेना है। तो वो गोल्फ लिंक में 2-2 घर ले लेता है, और डील कैश में होती है, और वो कहता है कि जो डील होगी उसको बार्गेन करता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मार्केट में जो न्यूज़ होगी वो मेरी होगी, और वो डबल प्राइस फैला देता है, क्योंकि उसको तो सब काम नटवर लाल वाले करने हैं। अच्छा दोस्तों, नटवर लाल होता कौन है? नटवर लाल की यदि परिभाषा हम कहें तो मतलब एक तरह का फ्रॉडी व्यक्ति, उसको आप नटवर लाल कह सकते हैं। लेकिन वो फ्रॉडी अपने लिए कर रहा है, दूसरों को किसी का नुकसान तो पहुंचा नहीं रहा। तो दोस्तों इसमें छोटा सा सीन है कि वो फर्जी अपने स्टाफ के लोगों को भेज कर कि हमें ये गोल्फ लिंक में ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, हमें ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, और फेक रेट्स, बढ़े हुए फर्जी रेट्स बढ़ाकर वहाँ पे प्रॉपर्टी की कीमत बढ़वा देता है जब वो घर खरीद चुका है तब। अब दोस्तों वो दीपाली को डिनर के लिए अपने नए घर में इनवाइट करता है, तो वो कहती है कि पहले आप मेरे ऑर्फनेज में आइए, मेरे अनाथ आश्रम में आइए, आपकी 2-2 डील की जो आप मुझे डोनेशन दोगे वो पेंडिंग है। अब दोस्तों वो पहली बार, अब तक तो वो उससे होटल में मिलकर उसको चेक देता था, अब वो उसके अनाथ आश्रम में जब पहली बार जाता है, 500 लोग वहाँ हैं, कोई ओल्ड एज है, किसी के बच्चों ने अपने पेरेंट्स को छोड़ दिया, कोई बेगर्स हैं जो सड़क पर पड़े हुए थे, उनको वो लाकर नहला धुलाकर उनका ख्याल रखते हैं, कुछ बच्चे हैं वहाँ पे अनाथ, विडोज़ हैं, कोई हैंडीकैप हैं, कोई वहाँ पे विडो लेडीज़ काम कर रही हैं और पैसे कमा रही हैं थोड़े थोड़े सिलाई वगैरह करके। ये सब देख के दोस्तों उसकी आँख में बहुत ज़रूरी सीन है, उसकी आँखों में आंसू भर जाते हैं, और वो उसको 50 करोड़ का चेक काट कर दे देता है दीपाली को, और दीपाली का तो मुँह का मुँह खुला रह जाता है कि ये हुआ क्या, और उस ट्रस्ट के, जो ऑर्फनेज का ट्रस्ट है, उसके बोर्ड पे आ जाता है। तो यदि आप दोस्तों देखो थोड़े बहुत भी होशियार होंगे तो अब उसके जीवन के 2 मकसद हो गए हैं, एक तो रिवेंज जो अभी तक उसने नहीं लिया है, और एक मकसद उसका ये अनाथ आश्रम, क्योंकि हमें फिल्म में दोस्तों पैसा ही पैसा थोड़ी दिखाना है, कुछ और भी करेंगे, तो आप समझ जाओ कि अब इसमें क्या होने वाला है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो लड़की के फादर को, मिस्टर मित्तल को डिनर के लिए इनवाइट करते हैं, और जब बात हो रही होती है आपस में, तो वो कहता है कि भाई आपकी तरक्की देखकर बड़ी खुशी होती है, दीपाली ने आपके चेक के बारे में बताया, तो कहता है नहीं, उनके ऑर्फनेज ने तो मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य ही बदल दिया है। देखो यहाँ एक वर्ड आया वगैरह, लक्ष्य ही बदल दिया है। खैर वो उसके घर आते हैं, घर वगैरह दिखाते हैं, डिनर होता है, तो वो फादर पूछते हैं बेटा आपके घर में और कौन कौन है, तो वो कहता है कि मेरी एक यंगर मैरिड सिस्टर है, बाकी मैं एक अनाथ हूँ, दीपाली जी के अनाथ आश्रम की तरह, लेकिन बस मेरे पास थोड़े से पैसे हैं। तो वो मम्मी वगैरह सब साथ होती हैं, और उसके दूसरे छोटे भाई बहन कि नहीं आप अपने आप को अनाथ क्यों कह रहे हो, हम भी आपके बड़े हैं। तो वो अपनी जेब से एक रिंग की डिब्बी निकालता है और उसके फादर को प्रपोज़ करता है, वो लड़की को नहीं, कि मैं आपसे दीपाली का हाथ मांग रहा हूँ। तो फादर शौक हो जाते हैं और हंसते भी हैं, बोले भाई ऐसा कौन करता है, लड़की का हाथ मांगा जाता है, लड़की के फादर से थोड़ी हाथ मांगा जाता है। खैर वो रिंग वगैरह दोनों एक दूसरे को पहना देते हैं। आज से मित्तल और जिंदल साहब एक हो गए, और पेरेंट्स तो दोनों को साथ में छोड़ के चले जाते हैं। अब रात को वो दीपाली के साथ अकेले में छत पर या गार्डन में बात कर रहा है, और उसको अपनी एक्चुअल हकीकत बता रहा है कि मेरे साथ ये हुआ, और मेरी ज़िंदगी का लक्ष्य अभी उस रियल एस्टेट डेवलपर से बदला लेना है। तो वो वहाँ एक डायलॉग बोलती है कि मैं इस रिवेंज में, इस बदले में फ्रेंड या फियोंसी की तरह, फियोंसी मतलब मंगेतर की तरह आपका साथ नहीं दूंगी, बल्कि एक लाइफ पार्टनर की तरह साथ दूंगी, और हमें शादी अभी करनी है। कुंवर सुबह ही पहुंच जाता है दीपाली के फादर के पास प्रॉपर रिश्ता लेकर, और डायलॉग बोलता है मेरे पिताजी कहा करते थे रिश्ता ज़्यादा दिन रोका नहीं जाता, नहीं तो लोगों की नज़र लग जाती है। फादर चौंक रहे हैं, भाई रात तो हम आपके यहाँ से आए थे, रिंग सेरेमनी करके समय तो दो। तो इतने में वो भी आ जाती है, हीरोइन भी, और वो दोनों कहते हैं कि दरअसल हम दोनों को एक नई यात्रा पर जाना है। भाई तुम दोनों कैसी बात करते हो, किस यात्रा पर जाना है, मुझे तो पता ही नहीं, तुम लोगों की बातें मुझे तो समझ आती नहीं, फादर कह रहे हैं। अच्छा वो अब मजाक कर रहे हैं, कहो तो आज तुम दोनों की शादी मंदिर में आज ही करवा दें। तो लड़की और कुंवर दोनों शर्मा जाते हैं, नहीं 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 इतनी भी जल्दी नहीं है हम दोनों को, बस सीधा डायरेक्ट दोस्तों एक शादी का सीन दिखाया जाएगा। जब मैंने कहानी लिखी थी तो मुझे दोस्तों इसके लिए हमेशा ही 2 गाने दिमाग में रहते थे। अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों, मैंने आज तक आपको कोई भी गाना नहीं सुनाया है, लिरिक्स मैं खुद ही लिखता हूँ अपने, जो भी मैंने फिल्म लिखी। और बढ़िया दोस्तों, इतना तो देखो आपको विश्वास होगा मैं कहानी अच्छी लिखता हूँ या स्क्रीन प्ले, मैं लिरिक्स भी खुद ही लिखता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उस गाने में, तो मैं किसी और दूसरे से क्यों लिखाऊँ, तो मैं लिरिक्स भी खुद ही लिखता हूँ, और उसका रजिस्ट्रेशन भी अलग से होता है दोस्तों। तो 2 गानों जैसे होने चाहिए,
या तो कभी खुशी कभी फिल्म में एक गाना है, बन्नों की सहेली रेशम की डोरी लड़की हाय अल्लाह हाय हाय रे अल्लाह, शादी में वो गाना चल रहा है। या उससे भी बेटर एक गाना है कुछ कुछ होता है फिल्म में, जो गाना है जिसमें सलमान खान को इंट्रोड्यूस किया जाता है, उसमें साजन जी घर आए, साजन जी घर आए, वो जो दोस्तों गाना है। इसके बाद एक गाना तो ये आ गया, इससे पहले इस फिल्म में फ्लैशबैक वाले गाने थे। अब वो अपने स्टाफ को इंस्ट्रक्ट कर रहा है आपको ये काम करना, और वो 1 महीने के हनीमून पर जा रहा है, और वहाँ पर बस एक ही गाना दिखाया जाएगा, क्योंकि फिल्म की जो दोस्तों स्पीड है वो कम नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके से। पेस जो आप कहते हैं, जैसे लोग कहते हैं ना इंटरमिशन तक तो फिल्म अच्छी थी, इंटरवल तक, उसके बाद थोड़ी सी पेस स्लो हो गई, ये बहुत जल्दी जल्दी दिखाना है। एक गाना वहाँ शादी में तुरंत दिखा दिया, बस इतना ही, 5 मिनट में शादी निपटा दी। उसके बाद 5 मिनट का एक हनीमून का हमने सॉन्ग दिखा दिया कहीं स्विट्ज़रलैंड यूरोप में। जैसे ही वो दोस्तों वहाँ से वापस आता है, बहुत छोटा सा सीन है, स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाता है, तो वो उसकी वो बाय करना शुरू कर देता है। मार्केट में न्यूज़ आती है कि बहुत बड़ा ग्रुप है, पता चलता है जिंदल जी बाय कर रहे हैं। अब दोस्तों रिवेंज से पहले भूमिका बननी भी तो चाहिए। भूमिका ये तो एक बेस बन गया उसको रिच करने का, उसका गुस्सा कैसे डेवलप हो वापस उन रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए, तो उस गुस्से की कहानी अब शुरू होती है। बस एक ही घटना होगी कि हैदराबाद में एक काल्पनिक, मैं बात कर रहा हूँ, एक लिंकन हाउस है, वो उस लिंकन हाउस को खरीद लेता है प्राइवेट बातचीत करके, बिना किसी ऑक्शन या बिड के। उसको पता होता है यूएस कॉन्सुलेट मतलब जो यूएस एम्बेसी होती है, विदेशी अमेरिका की एम्बेसी, वो उसको खरीदना चाहती थी, तो वो उसमें उसको 4 गुनी कीमत मांगता है जितने की खरीदी, वो उसको डील हो नहीं पाती। एज पर प्लानिंग वहाँ पर एक फ़ोन बजता है परमेश्वर जी का। परमेश्वर जी कौन? जिनसे मुंबई में वो मिल खरीद के उनको ऑफर कर दी थी। और परमेश्वर जी स्पीकर ऑन करता है, परमेश्वर जी कहते हैं, सुना है आपने लिंकन हाउस खरीद लिया जिंदल साहब? बोले हाँ। बोले मैं दरअसल उसमें इंटरेस्टेड हूँ, हम आपको इतने पैसे देंगे। फर्जी 4 गुनी कीमत, 4 गुनी से कुछ कम, हम आपको इतनी कीमत देंगे, और हम वहाँ पर एक रियल एस्टेट का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डालना चाह रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट। तो कहता है ये तो बैठ के बात होंगी, और तुरंत वो वहाँ से बहुत फास्टली दोस्तों ये फ़ोन रखते हैं, वहाँ से चला जाता है, और स्पीकर पर सब लोग सुन लेते हैं यूएस कॉन्सुलेट वाले। जब वो वापस जा रहा होगा तो फ्लैशबैक दिखाया जाएगा अब यहाँ पर कि इससे पहले उसने परमेश्वर जी को फ़ोन किया होता है कि याद है परमेश्वर साहब, मैंने आपसे कहा था तो आपकी मोहब्बत के लिए फिर कभी काम करेंगे। तो कहता हाँ हाँ, वो आपको बस ये काम करना है, जब मेरा स्टाफ आपको कहे तो आप मुझे फ़ोन करके ये बोल देना, ठीक है। दोस्तों वो प्लेन में बैठा हुआ होता है, तो वो यूएस कॉन्सुलेट वाले उसकी बात में आके वो 4 गुनी कीमत पे वो लिंकन हाउस खरीद लेते हैं। अब वो जब वो हैदराबाद में है, वो हैदराबाद में सब चल रहा है, तो एक किसी बैंकक्रप्ट पर्सन का वो चार्टर्ड प्लेन भी खरीद लेता है। तो चार्टर्ड प्लेन में जब वो बैठे हुए हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ता है, और उस न्यूज़पेपर में वो न्यूज़ पढ़ता है, उस वाले रियल एस्टेट डेवलपर के यहाँ एक व्यापारी के पैसे फंसने से व्यापारी ने सुइसाइड कर लिया। और दोस्तों वो ये सब पैसा, शादी, हनीमून सब कुछ भूलकर वही सब भावना उसके अंदर दोबारा आ जाती हैं, बदले वाली। फादर की वही सब बातें कि हमारे घर की इज़्ज़त, पिताजी ने जो इज़्ज़त विरासत दी वो बेकार ना हो जाए, और फादर को कैसे उसने हाथ पकड़ा हुआ था, जूस पिला रहा था, उसकी डेथ हो गई थी, और रिवेंज की भावना, दोस्तों आंखें में लाल हो जाती हैं, और पानी तैर रहा होता है गुस्से से। और प्लेन लैंड कर रहा होता है, और वो कहता है बहुत हो गया, अब बस हमारी सेना को बुलवाओ। 2 लाइन सफिशिएंट हैं उसका गुस्सा शो करने के लिए। अपने स्टाफ से कहता है अब बहुत हो गया, बस हमारी सेना को बुलवाओ। यानी सेना मतलब जो मुंबई में जो उसका स्क्रैप बेच रही है बीवी लालचंद का, वहाँ रुककर उनको आप बुलवाओ, बहुत कुछ हो चुका है। दोस्तों अब यहाँ पर फिल्म 2 घंटे की समाप्त हो चुकी है, 2 या सवा 2 घंटे की। अब आता है सीधा रिवेंज। बस दोस्तों ये बचा 1, 2 और 3, ये मेरे नोट्स हैं खुद के, जो क्योंकि मेन फिल्म तो बहुत स्क्रीन पे तो दोस्तों बहुत बड़ा होता है। बस ये बच रहा है। जितना मज़ा दोस्तों आपको उन ऑक्शंस में बिडिंग में नहीं आया होगा, केवल उसमें सबसे ज़्यादा आया होगा जो उसको कॉपर के मिले थे बॉयलर, उससे ज़्यादा मज़ा अब यहाँ आने वाला है। उसका असली नटवर लालपना तो अब यहाँ पर शो होगा। ये सीन खत्म हो जाता है, अब बहुत हो गया, बस हमारी सेना को बुलवाओ, कट। डायरेक्ट सीन आता है, रिवेंजफुल एटीट्यूड है उसके चेहरे पर, इंटेंस सीन है, बहुत ज़्यादा सीरियस है वो, उसका स्टाफ, दीपाली, सब लोग बहुत इंटेंस्ड हैं। और रात को घर में मीटिंग हो रही है कि हमें कैसे कैसे करना है, कौन स्टाफ उसकी रेकी करेगा, उस ग्रुप की स्टडी करो, ऑनर्स कौन कौन है, डायरेक्टर कौन है, वाइस प्रेसिडेंट या मैनेजर्स अभी भी पुराने लोग हैं या नहीं है, क्योंकि समय 1 साल के करीब हो चुका है। और जो वो डोमेस्टिक स्टाफ था ना दोस्तों, भावना समझ कर देखना, आप सब सोच कर देखो। जैसे हम आपके कौन में एक वो किरदार नहीं था लल्लू, उनका जो घर का स्टाफ होता है, वो उनके सुख दुख में हमेशा साथ रहता है। यदि वो एक है मैं भी बदला लूँगा, तो सोचो कैसी भावना आ रही होगी उन 2 स्टाफ कुक जो हैं, वो कह रहे हैं ड्राइवर की बस बदला लेना है, कुंवर भैया छोड़ना नहीं है इन्हें। तो वो एक मीटिंग चल रही है। म्यूज़िक जो है अब
यहाँ पे थोड़ा सा ट्यून के साथ, मेलोडी के साथ इंटेंस हो जाएगा जो बैकग्राउंड म्यूजिक, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक चाहिए इसको उभारने के लिए। अब दोस्तों फिल्म में यहाँ से आपको मज़ा तो आना शुरू हो ही गया। इसमें और मज़ा लगाने के लिए हम जिंदल का, मैंने आपको एक बात बताई थी, कुंवर श्री जिंदल, इसका कोई नाम नहीं लेगा, केएस जिंदल लेंगे या जिंदल साहब। तो इसको एक नई आइडेंटिटी मिलती है, ये अपनी लुक चेंज करता है, फ्रेंच कट दाढ़ी रखता है और ब्लैक सनग्लासेस वाला जो थे वो पहले शायद ना पहने, लेकिन अब वो ब्लैक सनग्लासेस लिटिल ट्रांसपेरेंट वाले, हल्का सा ट्रांसपेरेंसी उनके ग्लासेस में होगी, जैसे गोल्डन कलर का फ्रेम हो, गोल्डन कलर के ग्लासेस होंगे, हल्की ट्रांसपेरेंसी, आंखें दिख रही हैं, और फ्रेंच कट दाढ़ी रखकर नया नाम, नया विजिटिंग कार्ड केएस जिंदल नाम से वो अपने आप को एक नई इमेज देता है। अब दोस्तों सब रेकी वगैरह हो जाती है, उसका स्टाफ जो है उन रियल एस्टेट डेवलपर से मीटिंग वगैरह फिक्स कर देता है, सीधा दिखाया जाएगा मीटिंग का सीन। वो 6 के 6 डायरेक्टर्स, बेईमान फ्रॉड लोग, वो उस बोर्ड रूम में बैठे हुए हैं और उसका ऐसे स्वागत कर रहे हैं ऐसे कितना बड़ा व्यक्ति उनके सामने आ गया है। तो वो सीधी एक बात रखता है उनसे कि मैंने पिछले 1-2 साल में $1 बिलियन, लगभग 9-10 हज़ार करोड़ रुपए काला धन कमाया है, नंबर 1 से भी अलग, नंबर 1 से अलग, इतना काला धन मेरे पास है और मैं आपके काम से बहुत इम्प्रेस हूँ और मुझे ये सारा पैसा कहीं इन्वेस्ट करने के लिए, आपके रियल एस्टेट से बढ़िया कोई बिजनेस होगा नहीं और आपसे बढ़िया कोई ग्रुप नहीं होगा, रियल एस्टेट से बढ़िया कोई बिजनेस नहीं और आपसे बढ़िया कोई ग्रुप नहीं होगा। तो उन्हें अपने ऊपर इतना फ़क्र होता है कि ये जिंदल साहब जो है हमारे लिए ऐसा सोच रहे हैं। और वो सारे वाइस प्रेसिडेंट वगैरह भी सब बैठे हैं, कोई उसको पहचान नहीं पा रहा कि ये वही कुंवर है जो 1-1.5 साल पे इनकी वजह से बेकार हो गया था। तो वो एक डिमांड रखता है कि मुझे इन्वेस्ट करने से पहले आपकी फ्रेश बैलेंस शीट वगैरह चाहिए उन्हें स्टडी करने के लिए। वो कहते हैं ओके ओके कोई दिक्कत नहीं है, और उसको दोस्तों वो डिनर के लिए इन्वाइट करते हैं। डिनर पे वो जाता है, बातचीत होती है, वो उसकी बातों में आ जाते हैं। अब सीन शुरू होते हैं एक एक करके रिवेंज वाले। उनमें से एक डायरेक्टर उसको एक सेपरेट डिनर पे अलग बुलाता है फिर से 1-2 दिन बाद, और कहता है कि मैं एक फैक्ट्री या शेड जो है उसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप हमें किसी फैक्ट्री में इन्वेस्ट करा दीजिए। कहता है ठीक है, मेरी एक फैक्ट्री पड़ी हुई है। अब दोस्तों एक वो बंद पड़ी पुरानी फैक्ट्री के गार्ड को तैयार करता है पैसे देकर, उसकी फैक्ट्री नहीं है वो, और उसका स्टाफ उसके साथ है। बस यही दिखाया जाएगा कि वो उसको सेट कर रहे हैं और कुछ नहीं, वहाँ के अंदर जो 2-4 गार्ड सुपरवाइजर्स हैं वो उसको सेट कर रहे हैं। स्टाइल में एंट्री होती है मोटरकेड की, उसके गाड़ी में काफिले की, और वो एक डायरेक्टर जो है वो अपनी सिंगल गाड़ी में वहाँ पे आ रहा है। जैसे ही वो पहुँचते हैं वो सब उसको सैल्यूट करते हैं गार्ड जो हैं ड्रामेबाजी में। वहाँ बोर्ड लगा हुआ है जिंदल का, जिंदल एंड सन्स या कुछ करके। अंदर जैसे ही जाते हैं तो उसकी खातिरदारी ऐसी हो रही है, जिंदल सर आ गए, जिंदल साहब आ गए, जिंदल साहब आ गए। गार्ड उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, फैक्ट्री ज़्यादा बड़ी है और उसकी है नहीं। अब दोस्तों ये नटवर लाल उत्पन्ना जो वो अपना काम कर रहा है, ये रिवेंज के लिए कर रहा है। एक्चुअल नटवर लाल उत्पन्ना तो यहाँ आएगा और वो वहाँ के स्टाफ को ऐसे बुला रहा है जैसे कितने पुराने स्टाफ हैं, और वो ही सब सिक्योरिटी उसकी, उसके पर्सनल स्टाफ तामझाम। अब इस इम्प्रेशन में वो जो डायरेक्टर है विलेन डील हो जाती है और वो तो बस उसकी उस ऑरा में बह जाता है, दब जाता है। अब दोस्तों फैक्ट्री तो उसकी है नहीं जिंदल की, फर्जी कंपनी बनाता है, फर्जी पावर ऑफ अटॉर्नी करता है किसी और व्यक्ति के नाम की ये कंपनी पावर ऑफ अटॉर्नी से इसको बेच दो। और दोस्तों वो सारे कैश पैसे, मतलब ऑल कैश डील में वो फर्जी कंपनी बेच देता है फैक्ट्री, और उससे कहता है 1 महीना लगेगा लेकिन हमें आपको पोजीशन देने के। बोले अरे साहब जिंदल साहब, फैक्ट्री आपके पास रही तो मेरे पास रही तो एक ही तो बात है। और दोस्तों बेनामा रजिस्ट्री हो जाती है। अब कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि उसके नाम तो जगह नहीं है, तो रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी दोस्तों? ये एक नियम है, आप चाहो तो लाल किले का रजिस्ट्री कर दो। रजिस्ट्री ऑफिस को केवल अपनी स्टाम्प ड्यूटी से मतलब होता है कि हमें उतनी कीमत की स्टाम्प ड्यूटी मिल गई, बेचने वाला कौन, खरीदार कौन, संपत्ति कैसी, उन्हें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पहला सीन। दूसरा रिवेंज क्या होता है, विलेन लड़की के फादर के द्वारा, मित्तल साहब के द्वारा एक बिल्डर को विलेंस के पास भेजता है। कहता है कि जी हमने सुना है आप लोग आपस में कोलैबोरेट कर रहे हो, तो कुंवर की एक बहुत बड़ी एग्रीकल्चरल लैंड पड़ी हुई है, फार्म लैंड, हम उसको ख़रीदना चाहते हैं, हम वहाँ पर फैक्ट्री है बहुत बड़ा, कोई कॉलेज लगाएंगे। विलेंस कहते हैं ठीक है हम बात करेंगे। तो वो कहते हैं यार इतनी बड़ी जगह कुंवर साहब की पड़ी है, इसे क्यों ना हम अपने में मिला लें। दोस्तों वो किसी एक फर्जी किसी की बंजर पड़े खेत में, बहुत बड़े खेत में उसको ले जाते हैं। वो ये ड्रामा, वहाँ बोर्ड लगा हुआ है जिंदल एंड सन्स का या जिंदल ग्रुप का बोर्ड लगा हुआ है, सारा तामझाम, मोटरकेड, गाड़ियों का काफिला, सिक्योरिटी, उसका स्टाफ। अंदर जब गाड़ियों का काफिला जा रहा है उस खेत में, अब उनकी तो एक एक गाड़ी जा रही है विलेंस की, और उसकी पूरी गाड़ियों का काफिला। अंदर जाके बैठते हैं तो एक शेड में जाके बैठते हैं, जैसे किसी फार्म हाउस के शेड में, खातिरदारी हो रही है, स्टाफ आ रहा है उसका, सर ये लीजिए सर काजू लीजिए, ये लीजिए। वो उस औरत में वो भी बह जाते हैं। और दोस्तों वो उस डील को ऑल कैश डील फिर से बेनामा कर देते हैं फर्जी तरीके से। अब वो उसका धन्यवाद करते हैं। अब वो यहाँ पे वही पुराना डायलॉग बोल देता है, ये तो आप सबकी मोहब्बत के लिए।
ऑडियंस फिर हंसेगी इस पर। तीसरा, रिवेंज। अपनी वाइफ के नाम से, दीपाली के नाम से, विलेंस की कहीं पर एक प्रॉपर्टी पड़ी हुई है काफ़ी बड़ी, उसके जस्ट बराबर में वाइफ के नाम से एक प्रॉपर्टी खरीदता है, जस्ट बराबर में, ठीक है। सपोज करो दोनों प्रॉपर्टी 100 करोड़ रुपए की हैं। फिर एक फर्जी आदमी फॉरेन कंपनी का शो करके उनके पास भेजता है और कहता है ये लीजिए जी 25 करोड़ रुपए एडवांस, लेकिन मैं आपकी प्रॉपर्टी और इस बराबर वाली प्रॉपर्टी को खरीदने के आपको 1000 करोड़ रुपए दूंगा। प्रॉपर्टी है 100 करोड़ की, यानी 200 करोड़। वो कहता है लेकिन मैं दूंगा तभी जब मुझे दोनों प्रॉपर्टी मिलेंगी, हमें यहाँ पे IT कैंपस खोलना है। और वो दोस्तों वो उसकी बातों में आ जाते हैं, वो कहते हैं इतने रेट्स, बोले तुम्हें पता नहीं है यहाँ IT पार्क खुलने वाला है तो इतने रेट्स हैं यहाँ पर। दोस्तों वो लोग पता लगाते हैं बराबर वाली जगह किसकी है। दीपाली तो मिलती नहीं, स्टाफ मिलता है। वो तो उसे रगड़ रहे हैं अच्छी तरह विलेंस को, और स्टाफ को से डील हो जाती है स्टाफ से। और दोस्तों वो 500 करोड़ रुपए में उससे वो प्लॉट खरीद लेते हैं, जो 100 करोड़ में उन्होंने खरीदा था अभी वाइफ के लिए, वो 500 करोड़ में उससे खरीद लेते हैं। अब वो कौन 25 करोड़ वाला, कौन बायर, कब आ रहा है कब नहीं, टोकन दे के चला गया, उसे लगता है भाई ये 25 करोड़ खर्च बिना बात में खर्च थोड़ी करेगा। आपस में ऑनर्स कह रहे हैं जब से जिंदल साहब हमारी ज़िंदगी में आया हमारा तो भाग ही खुल गए। दूसरा कहता है सब अच्छा ही अच्छा हो रहा हमारे साथ। तीसरा, कुबेर के साथ रहकर कैसा भी व्यक्ति कुबेर ही हो जाता है, और हम तो पहले से ही इतने बड़े रियल एस्टेट के डेवलपर हैं। लास्ट, रिवेंज, उससे भी ज़्यादा मज़ेदार दोस्तों। ये सारे विलेंस दोस्तों एक बहुत बड़ी टाउनशिप बना रहे होते हैं और उसके अभी तक फ्लैट्स इन्होंने सेल नहीं करे हैं। तो वहाँ कुंवर के आदमी जाते हैं और देखिए जो पिछले रिवेंज हुआ वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है, कुछ भी, सब चीज़ दबी हुई हैं। तो वो 5000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 4 फ्लैट खरीदते हैं, जबकि रेट वहाँ 4000 रुपये। अब वो खुशी खुशी दे देते हैं 4 फ्लैट। 4 जने और जाते हैं वो 6000 रुपये स्क्वायर फीट, 4 जने और जाते हैं वो 7000 रुपये स्क्वायर फीट। अलग अलग भेस बदल बदल के उसी के स्टाफ के लोग जाते हैं। और दोस्तों 90% जो उसकी टाउनशिप पूरी की पूरी बनी हुई थी, कम से कम 2-2500 फ्लैट, वो सारे के सारे 12500 रुपये स्क्वायर फीट के रेट तक खरीद लेते हैं। उनकी तो चांदी चांदी हो रही है। अब दोस्तों यहाँ पर जब ये 90-95% उसकी टाउनशिप बिक जाती है तो एक फॉरेन कंपनी आती है उसके पास, फर्जी, वो भी इन्हीं की भेजी हुई, और वो ऑफ़र देती है कि हम आपको 25,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से ये सारी टाउनशिप खरीदने के रेट देते हैं और आपको ये एडवांस देना चाहते हैं। कहते हैं ये क्या हो रहा है? बोले यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं, आपको पता नहीं है, ये सारी की सारी उसमें काम आ जाएगी। बोले अच्छा। दोस्तों जो प्रॉपर्टी उन्होंने 5000 रुपये से 12500 रुपये स्क्वायर फीट में खरीदी थी, बेची थी, अपनी घर वगैरह सब गिरवी रखकर, पर्सनल लोन, गोल्ड वगैरह सब गिरवी रखकर, वो उन्हीं लोगों से वापस खरीदने जब जाते हैं तो कहते हैं जी हम नहीं बेच रहे 20,000 रुपये स्क्वायर फीट से कम में। जिसने 5000 में खरीदी वो भी, दोस्तों वो सारी प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों से 20,000 रुपये स्क्वायर फीट में वापस खरीदते हैं विलेंस, इस उम्मीद में कि वो 25,000 वाला ग्राहक आएगा, कुछ उन्हें टोकन दे गया है। कौन 25,000 वाला, वो तो उन्हें रगड़ना था। क्लाइमैक्स, नेक्स्ट डे मॉर्निंग एकदम से टीवी में न्यूज़ आती है कि जिंदल साहब ने इन्वेस्टमेंट करने से मना कर दिया है और इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर लिया है। और उनकी स्टेटमेंट आती है न्यूज़ में कि वहाँ पर उनकी बैलेंस शीट में हमने जो ऑडिट किया है उसमें बहुत सारा काफ़ी इरेगुलरिटीज़ हैं, इसलिए हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जैसे ही वो सारे विलेंस अपने ड्राइंग रूम में सुबह 8 बजे बैठ के न्यूज़ देख रहे होते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं, CBI और ED की घर पर रेड पड़ चुकी होती है। और एक एक करके अगले आधे घंटे के अंदर सारे जो ट्रुथ थे, जो भी उन्होंने उसके साथ फैक्ट्री बेची, लैंड बेची, या फर्जी IT कंपनी दे दी, या रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, वो सारे उस आधे घंटे में एक एक करके खुलने शुरू हो जाते हैं और CBI और ED वाले उसके यहाँ रेड कर रहे हैं। अब दोस्तों वहाँ पहुँचता है फ्रेंच कट दाढ़ी शेव करके, चश्मा अपना पुराना वाला लगा के कुंवर अपने पूरे स्टाफ दीपाली के साथ, और वो उसको हल्का हल्का पहचानते हैं। लेकिन वो फिर भी कुछ तो गुस्से भी होते हैं जब फेस टू फेस घर पे पहुंचता है और रेड पड़ी हुई है, अभी भी रेड चल रही है, कि तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जब लोगों को पता चलेगा कि हम आपके साथ जुड़े हुए हैं तो हमारी इज्जत के साथ आपकी भी तो इज्जत जाएगी। तो उससे पहले तो वो इंट्रोडक्शन करता है, तो कहते हैं जिंदल साहब ये आपने क्या किया। बोले मैं जिंदल साहब नहीं हूँ, मेरा नाम कुंवर श्री जिंदल है, सन ऑफ श्री भगवान जिंदल। याद है 1.5 साल पहले क्या हुआ था। फिर वो उसको रिपीट करते हैं उसके फादर वाली बात कि भाई हम मार्केट में इमेज आपकी भी ख़राब होगी। अब वो डायलॉग बोलता है, विलेंस ने तो छोटा डायलॉग बोला था, ये बड़ा डायलॉग बोलता है, जाओ किसी कोर्ट जाकर दरवाज़ा खटखटाओ, जाओ वहाँ जाकर न्याय मांगो, जाओ सालों तक वहाँ पर लड़ते रहो, वकीलों के चक्कर काटो, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाओ और कहो एक कुंवर ने हमारे साथ फ्रॉड किया है। जाओ, याद है मेरे फादर कैसे मरे थे, याद है मेरे फादर ने तुमसे कितने गिड़गिड़ाए थे, और तुमने फ़ोन पर क्या कहा था, केस तो तुम लोग तब लड़ोगे जब तुम्हारे पास पैसे होंगे, क्योंकि पैसे तो छोड़ो मैंने तुम्हारे पास कपड़ों के भी पैसे नहीं छोड़े हैं। ऐसे आदमी को कंगाल नहीं नंगा कहते हैं। कितना हैवी डायलॉग कि केस तो तुम तब लड़ोगे जब तुम्हारे पास केस लड़ने के पैसे होंगे, क्योंकि पैसे तो छोड़ो मैंने तुम्हारे पास कपड़ों के भी पैसे नहीं छोड़े। ऐसे आदमी को कंगाल नहीं नंगा कहते हैं।
दोस्तों डायलॉग लिखने की एक कला होती है कि डायलॉग कभी भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एक पंच लाइन की तरह डायलॉग शॉर्ट होना चाहिए। अब उसमें से एक ओनर अपनी पेशेंस लूज़ कर देता है और उसके ऊपर हिट करने की कोशिश करता है, तो वो हिट करके उसे ही वापस हिट कर देता है अपने को बचाकर, कुंवर। तो फिर एक डायलॉग बोलता है, नंगे आदमी हाथ उठाते वो अच्छे नहीं लगते, पहले अपनी इज्जत संभालें उसके बाद उंगली उठाते हैं। नंगे आदमी हाथ उठाते वो अच्छे नहीं लगते, पहले अपनी इज्जत संभालते हैं फिर उंगली उठाते हैं। कट। और दोस्तों धीरे धीरे उसके प्रीवियस जो उन्होंने फ्रॉड किए वो सब मीडिया माने शुरू हो जाते हैं, मीडिया एक्टिव हो जाती है, सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, और जो छोटे छोटे बिजनेसमैन के पैसे मर गए थे वो सब टीवी पे आने शुरू हो जाते हैं और एक इंक्वायरी वहाँ बैठ जाती है। तो दोस्तों इसके इस फ्रॉड को उजागर करने से, क्योंकि बैलेंस शीट उसने ले ली थी सबसे सारे विलेन से, तो न्यूज़ में खबर आती है, वो दीपाली और स्टाफ के साथ अपने घर के लॉबी में बैठ के वो सब देख रहा है न्यूज़, कि गवर्नमेंट ने राष्ट्रपति का विशेष सम्मान, प्रेसिडेंट स्पेशल ऑनर उसको देने के लिए कहा है। ये सुनते ही कुंवर की आंखें भर आती हैं और वो फादर की फ़ोटो के सामने जाता है और सारे लोग उसके साथ हैं कि मैंने आज जो परिवार को बर्बाद करने का बदला था वो मुझसे ले लिया, आपकी मौत का बदला ले लिया। आपका सपना था कि जिंदल परिवार का नाम पैसे से भी और इज्जत से भी पूरे देश में लिया जाए, वो सब हो रहा है बाबूजी आज, वो सब हो रहा है डैडी, बस उसे देखने के लिए आप ज़िंदा नहीं हो। उम्मीद है आप मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे होगे, आप मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे होगे। और दोस्तों स्टाफ, वही डोमेस्टिक स्टाफ फूट फूट कर रो रहा है, वो भी आंसुओं से रो रहा है, वाइफ उसको कंसोल कर रही है, मतलब उसको सांत्वना दे रही है। कट। सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों अभी एक और इमोज, 2 सीन रह रहे हैं बस। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आता है पनिशमेंट का, उन लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। सब बिजनेसमैन के मनी जो पैसे थे वो उन्हें वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की जज की निगरानी में एक पैनल बनता है। अब दोस्तों वो जो लिस्ट देखता है, उस लिस्ट में वो नाम देखता है श्री भगवान जिंदल के भी इतने करोड़ रुपए वापस मिलेंगे, तो वो और इमोशनल हो जाता है। कट। डायरेक्ट सीन राष्ट्रपति भवन का अशोका हॉल, फ़ोटो ही फ़ोटो खिंच रहे हैं, फ्लैश चिकमगा रही हैं और उसका नाम बोलता है कि ऐसे फ्रॉड वो ओपन करने के लिए उससे पहले पद्मश्री के पुरस्कार मिल चुके हैं, तो राष्ट्रपति का विशेष सम्मान उसको मिलता है। और उसके बाद जब समारोह ख़त्म हो जाता है तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर जो भी उस समय हूँ वर्तमान में, अब के मैं बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं कि आइए आपसे हमें ज़रा कुछ बात करनी है। तो राष्ट्रपति भवन के एक ड्राइंग रूम में वो लोग सब बैठे हुए हैं, कुंवर है और उसकी वाइफ है और ये राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, और वो कहते हैं कि आपने काफ़ी काम कर लिया है, अब हम चाहते हैं आप देश की हेल्प करें। ऐसे ऐसे देश के बहुत सारे फ्रॉड बिजनेसमैन, बिलियनर विदेश जाकर लोगों का पैसा लेकर विदेश भाग चुके हैं, ये उनकी लिस्ट है, हम चाहते हैं आप इसमें हमारी मदद करें और उस पैसे को वापस लाने में और उन लोगों को पकड़वाने में हमारी मदद करें। फिल्म तो दोस्तों यहाँ पर ख़त्म हो रही है, हमने सेकंड फिल्म का तामझाम यहाँ बुन दिया है। तो जब सारी बात हो जाती है, लिस्ट वो ले लेता है और इससे पहले वो उसके ऑर्फनेज में काफ़ी बड़ी एक डोनेशन भी, काफ़ी बड़ी तो नहीं, एक ठीक ठाक डोनेशन दे चुका होता है दीपाली के ऑर्फनेज में, अनाथ आश्रम में। तो लास्ट ऐसे ख़त्म होता है इस फिल्म का कि पीएम कहते हैं, अच्छा कुंवर श्री जी, तो राष्ट्रपति उसको इंटरप्ट करते हैं और कहते हैं अरे इन्हें कुंवर श्री मत कहिए, इन्हें श्री नटवर लाल कहिए। और इस तरह से दोस्तों फिल्म ख़त्म होती है और अगली फिल्म का ताना बाना यहाँ से बुन चुका होता है। तो दोस्तों अगली जो फिल्म है श्री नटवर लाल का सीक्वल 2, मैंने उसका स्क्रीन प्ले नहीं लिखा है, मैंने उसकी स्टोरी भी डेवलप अभी नहीं करी है, लेकिन उसका बस 1 पेज का मैंने प्लॉट ये बनाया हुआ है। आप इजाज़त दें तो मैं आपको जल्दी से इसको सुना देता हूँ कि फिल्म जब शुरू होगी, सेकेंड फिल्म जब भी, तो वो उसी राष्ट्रपति भवन के अशोका हॉल वाले सीन से शुरू होगी जहाँ फ्लैश चमक रही हैं और उसको विशेष सम्मान मिल रहा है, और वो पूरा सीन दिखाया जाएगा कि राष्ट्रपति और वो वहाँ बैठे हुए उसको लिस्ट दे रहे हैं और वो कहते हैं कि अच्छा कुंवर श्री जी, तो कहता है नहीं इनको श्री कुंवर श्री मत कहिए, श्री नटवर लाल कहिए, राष्ट्रपति कहते हैं। और इसके बाद उसका प्लेन पूरे स्टाफ के साथ फ़ॉरेन के लिए टेक ऑफ हो रहा है, और जब टेक ऑफ हो रहा है तो जो टाइटल क्रेडिट्स हैं वो रोल हो रहे हैं इस सेकेंड फिल्म के शुरुआत के लिए। तो टाइटल क्रेडिट्स रोल हो रहे हैं, वो प्लेन में जा रहे हैं, सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, जैसे शोले फिल्म में पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक आता है स्टार्ट में, इस तरह से। और दोस्तों बस मैं छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने इसके लिए क्या क्या सोचे हैं 5 मिनट में कोशिश करता हूँ निपटाने की, कि जैसे कोई 2 डायमंड मर्चेंट होंगे जो इंडिया का पैसा लेके भागे, तो उनके साथ वो एक नई कंपनी खोलेगा और उनका जो छुपा हुआ पैसा है वो एक कंबाइंड अकाउंट में मिलवा लेगा, क्योंकि उसका नाम हो चुका है जिंदल नाम से, तो वो उसके साथ जुड़ने के लिए तैयार रहते हैं। धीरे धीरे जितने भी वो 5, 6, 7, 8 जो काम होंगे वो एक साथ सबको हिट करेगा, पहले सबका विश्वास बनाए रखेगा। कोई एक इन्वेस्टमेंट बैंकर है इंडिया में जो लोगों का पैसा चिट फंड के तौर पे लेकर वहाँ भाग गया स्विट्ज़रलैंड, तो उससे वो उसको आइडिया देगा कि आपका और मेरा बहुत सारा काला धन है, उसको वाइट करने का यही एक तरीका है, हम एक इन्वेस्टमेंट स्कीम चिट फंड की
स्विट्ज़रलैंड में भी स्टार्ट करते हैं, वो भी उसकी बातों में आ जाते हैं। इंडिया का एक स्पोर्ट्स लीग चलाने वाला व्यक्ति होगा जो यहाँ से भागा हुआ है, तो उसको एक नई स्पोर्ट्स लीग वहाँ लंदन में खोलने का उसको ऑफ़र देगा और वो उसकी बातों में आ जाएगा, वो भी उसके अकाउंट में पैसे डाल देगा नई कंपनी में। ये सब भी चल रहा है। एक कोई F1 टीम, लिकर किंग जैसा कोई व्यक्ति होगा तो उसको F1 टीम खरीदने का उसको लालच देगा, साथ में खरीदेंगे। समझ रहे होंगे दोस्तों मैं किस किस की बात कर रहा हूँ, लेकिन हमें पर्सनल किसी के लिए नहीं होना, हम तो केवल फिल्म की कहानी बना रहे हैं। ऐसे दोस्तों वो उसको चपत लगाएगा। एक इंडियन फर्म होगी, उसके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो उसको जबरन खरीद रहे होंगे, टेक ओवर कर रहे होंगे, तो वो रात में ही उसके पास हेल्प के लिए आएंगे कुंवर के पास। तो कुंवर रात में ही फ़्लाइट लेके वापस इंडिया जाएगा और उस हॉस्टाइल टेक ओवर को वो बचाएगा, ये एक दिखाया जाएगा। इंडोनेशिया में कुछ सीन्स होंगे, इंडोनेशिया में भी कुछ इस तरह का होगा। एक अमेरिकन कंपनी एक कंपनी को ज़बरदस्ती हॉस्टाइल टेक ओवर कर लेती, तो उसके स्टाफ इससे बात करता है, तो वो उनकी हेल्प करता है उस फिल्म में। लास्ट में ये सब चीज़ दोस्तों छोटी करके वो उसमें दिखाई जाएंगी और इतनी ही इंटेंसिटी से दिखाई जाएंगी जैसे कि हमने पूरी फिल्म 1 में इसको दिखाया है। ये तो शॉर्ट में मैं आपको बस ऐसे ही बता रहा हूँ। लास्ट जो होगा वो ये होगा कि इंडिया को एक कोई गल्फ़ कंट्री, अरब देश की कोई कंट्री की कोई कंपनी चूना लगा के चली जाती है, तो वो उनके साथ एक फर्जी ये शो करता है क्लाइमैक्स में कि नीचे किसी भी तरह समुद्र में बहुत बड़ा फर्जी टैंक बनाता है जिसमें पेट्रोल ऑयल वगैरह वो डाल देता है, और ये न्यूज़ आ जाती है कि जिंदल साहब को तेल और गैस का बहुत बड़ा भंडार मिला है, और वो जिसकी वो गल्फ़ कंट्री में फैक्ट्री लगाएंगे। और उसका स्टाफ वहाँ सारी सेटिंग करके इस तरह से कन्विंस कर देता है उसी फर्जी फ्रॉड कंपनी को जिन्होंने इंडिया को चूना लगाया, इंडिया के इन्वेस्टर्स को, कि वो उसके साथ ये सोच कर कि इतना बड़ा तेल और गैस का इन्हें भंडार मिला है तो वो उसके पैसे भी ले लेता है। ये सारा जो तेल और गैस का भंडार है बजाय पार्टनरशिप पे उसको सेल कर देता है। और बाद में जब वो अपना पाइप वाइप नीचे लगा कर देखते हैं तो पहले तो उन्हें तेल निकलता है काफ़ी, 1-2 दिन बाद वो देखते हैं तो उसमें वो खाली होता है, नीचे जाके देखते हैं तो वो टैंक बना हुआ होता है एक आर्टिफिशियल। इस सब में जो उसके पिछले पहली फिल्म में सारे थे ना, जिनसे वो कहता था ये तो सब आपकी मोहब्बत के लिए फिर कभी काम करेंगे, वो सब भी इसमें इस फिल्म में उन सब का रोल होगा दोस्तों। लास्ट जब ये सब काम हो चुका होता है और वो इंडिया वापस आ जाता है, राष्ट्रपति उसको सम्मान देते हैं, वो सब लोग अरेस्ट भी होके आ जाते हैं, तो वो लोग दोनों हस्बैंड वाइफ अरावली हिल्स, दिल्ली के किसी ऊंची पहाड़ी कह लो, अरावली हिल्स पे बैठे हुए हैं। शाम का सनसेट का सीन है, सूरज सामने है, सनसेट हो रहा है, अस्त हो रहा है, दोनों इस तरह से गले में हाथ डाल के बैठे हुए हैं दोस्तों। और वो उससे बस एक ही बात कहता है और वो अपनी 90% वेल्थ वो डोनेट कर देता है। किसको? उस ऑर्फेनेज को, दीपाली के अनाथ आश्रम को 90%, क्योंकि उसने कहा था ना मेरे तो जीवन का लक्ष्य ही बदल चुका है दोस्तों। तो एक डायलॉग कहता है अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ कि खुश रहने के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत तो है, पर इतने नहीं कि मैं जीवन में कुछ भी ना कर सकूं। बस इतने पैसे हों कि मैं तुम्हारे साथ खुश रह सकूं और अपनी आने वाली जनरेशन को ठीक से पाल सकूं। और उसको ना देख के वो विंक करता है, मतलब आंख मारता है कि मैं अपने आने वाली जनरेशन को ठीक से पाल सकूं। तो वो ये देखते ही, अब आप समझ गए वो क्या वो कहना चाह रहा है, तो वो ब्लश करके लड़कियों की तरह वो आंखों पे हाथ ढक के वो शर्माती है और कैमरा पीछे चला जाता है और वो दोनों एक दूसरे के इस तरह से, एक ने गर्दन ऐसे एक ने गर्दन ऐसे टकराई हुई है और वो कैमरा पीछे जा रहा है, सूरज सामने है अस्त होता हुआ, और पीछे कैमरा जाता है। जब लॉन्ग शॉट होता है तो सीन वहाँ ख़त्म होता है और जो एंड क्रेडिट होगा वहाँ ये लिखा हुआ आएगा, एंड दे बोथ लिव ए हैप्पी लाइफ देयर आफ्टर या एवर आफ्टर। इस तरह से दोस्तों ये ख़त्म होगी श्री नटवरलाल का सीक्वल 2। दोस्तों मुझे उम्मीद है, फिल्म तो हर बार की तरह लंबी हो गई, छोटी मुझसे नहीं सुनाई जा पाती, पता नहीं क्यों, अब भी दोस्तों बहुत बड़ी हो गई है। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको सीक्वल 1 में भी बहुत मज़ा आया होगा और सीक्वल 2 में तो खैर मैंने छोटा सा आपको सुनाया। आपको ये फिल्म कैसी लगी मुझे अपने कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आपने जो इससे पहले जो मैंने एक वीडियो बनाया था टॉप 5 सिटीज़ वाला, जो शिफ्ट करनी है दिल्ली पॉल्यूशन की वजह से, उसमें जो आपने प्यार दिया है, खून बढ़ाया है मेरा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 40-50 कमेंट्स भी आ जाते हैं दोस्तों, मेरी उससे पूर्ति हो जाती है, मेरी बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मैंने जो 2-3 साल मैंने मेहनत करी थी 2013 से 2016 के बीच, वो मेरी कामयाब हो गई। तो अपने कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये कहानी कैसी लगी। मुझे सुनाते हुए बहुत मज़ा आया और अगली बार अब से 10 से 15 दिन के अंदर मैं आपको अगली फिल्म सुनाऊंगा, अपनी 8वीं फिल्म, जिसका नाम है रेड, इनकम टैक्स रेड। कोलाइड ना हो वो नाम, तो इसलिए मैंने उसका इनकम टैक्स रेड रख दिया, लेकिन नाम एक्चुअल में उसका रेड है। और दोस्तों जितनी भी आपकी घर की लेडीज़ हैं उनको वो फिल्म ज़रूर दिखाना। आप तो सोचोगे कि सिंपल रेड होगी, कोई रेड जाकर डालेगा, दीवार तोड़ेगा, छत तोड़ेगा, वहाँ से पैसे टपकेंगे, ऐसा कुछ होगा। दोस्तों इतना तो आपको मेरे पे विश्वास हो गया होगा मेरी कहानी सुन के कि मैं ऐसी कहानी नहीं लिखता हूँ, कुछ अलग ही होगा, रिवेंज होगा उसमें।
तो आप उस फिल्म का वेट कीजिए। चैनल को हो सके सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत थोड़े से सब्सक्राइबर हैं, मैंने आपका काफ़ी समय ले लिया है, मुझे इजाज़त दीजिए अब। नमस्ते।